गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे अपशिष्ट और उसका प्रबंधन। बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों, यहाँ अपशिष्ट पदार्थ से तात्पर्य है जो अवशेष पदार्थ जो उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसका है ना, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और उसका अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिदिन हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा, करकट, कचरा जब बाहर फेंक दिया जाता है तब वह कहाँ जाता है। तो बच्चों, हम सभी अपने घरों से प्रतिदिन यानी कि हर दिन हम अपने घरों से कचरा निकालते हैं, कूड़ा करकट निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं। जब हम बाहर फेंकते हैं तो वह सारे जो कचरे होते हैं वो कहाँ जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर, यदि यह लगातार कई दिनों तक एकत्रित होता रहे तो क्या होगा। क्या कचरे के ढेर मच्छर, मक्खियों, बीमारियों और पर्यावरण प्रदूषण में कोई संबंध है। तो बच्चों देखते हैं, हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े करकट में अपशिष्ट पदार्थ जैसे सब्जियों तथा फलों के छिलके, कागज के टुकड़े, पॉलीथीन, थैले, धूल आदि होते हैं। तो बच्चों, जो हमारे घरों से कचरे निकलते हैं, है ना, कूड़े करकट में हमेशा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, सब्जियां होती हैं, फलों के छिलके होते हैं और कागज के टुकड़े वगैरह होते हैं, पॉलीथीन होते हैं और धूल होते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी हैं। ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, इसलिए अनुपयोगी होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को हम घर के बाहर स्थित कूड़ेदान में फेंक देते हैं, है ना, फेंकते हैं। इसी प्रकार कारखानों, बाजार, होटल तथा अस्पतालों आदि से निकलने वाले कचरे को भी भराव क्षेत्र में ले जाकर डाल दिया जाता है, लेकिन यह कार्य हर समय नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप जगह जगह हमें कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बाजार होते हैं, होटल वगैरह होता है, अस्पताल होते हैं, यहाँ से भी कचरे निकलते हैं, है ना। तो निकलने वाले जो कचरे होते हैं तो निकलने वाले कचरे को भी भराव क्षेत्र में ले जाकर डाल दिया जाता है, लेकिन यह कार्य हर समय नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जगह जगह हमें कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि बरसात में इन्हीं कूड़े के ढेरों से बदबू आने लगती है। जब बरसात के दिन होते हैं, वर्षा ऋतु के दिन होते हैं बच्चों, तो क्या होता है, पानी के वजह से जो कूड़े ढेरों के रूप में इकट्ठे होते हैं उनसे बदबू आने लगती है ना। और मच्छर मक्खियों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। तो मच्छर बहुत सारे होते जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, मक्खियों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि इन सभी की संख्या में वृद्धि होती जाती है। हमारे सामने एक प्रमुख समस्या बारिश में गंदगी एवं कचरे का बहकर पानी को प्रदूषित करना है। तो यहाँ पर है बच्चों, देखिए कि जो बारिश होती है ना, तो बारिश के मौसम में गंदगी व कचरे का बहकर पानी को क्या करता है, ये प्रदूषित कर देता है, क्योंकि बारिश की वजह से ये सारे कचरे बहा कर पानी के साथ साथ और भी दूसरे नदी, तालाब, ये पानियों को भी क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। बरसात के शुरू में बड़ी आबादी इसी वजह से पेचिश, पीलिया, चर्म रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित रहती हैं। तो बच्चों, इसी कारण से क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बरसात के शुरू में ही, है ना, जब वर्षा ऋतु स्टार्टिंग होती है, शुरू होती है, उस समय क्या होता है, बरसात के शुरू में ही बड़ी आबादी, इसी वजह से क्या होता है, बड़ी आबादी में पेचिश होती है, ये बीमारियां होती हैं। पेचिश जैसे पीलिया, चर्म रोग जैसी बीमारियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं और बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, है ना, पर्यावरण में रहते हैं जीव जंतु, सभी क्या होते हैं,
जो मनुष्य होते हैं उनको पेचिश, पीलिया, चर्म रोग इस प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस समस्या से उचित निदान हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना जरूरी है। तो बच्चों इसलिए इस समस्या से हमें क्या निदान यानी कि छुटकारा पाने के लिए, है ना, तो छुटकारा पाने के लिए निदान हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना जरूरी है। राजधानी रायपुर में रोजाना करीब 300 टन कचरा निकलता है ना। हमारा राजधानी रायपुर में क्या होता है, रोजाना कितना टन कचरा निकलता है, 300 टन कचरा निकलता है। एक अनुमान के अनुसार शहर का हर व्यक्ति रोजाना करीब 350 ग्राम कचरा निकाल रहा है। तो बच्चों हमारे जो शहर में यदि अनुमान लगाया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, हर व्यक्ति रोजाना करीब 350 ग्राम कचरा निकाल रहा है। अब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गांव, शहर में प्रतिदिन कितना कूड़ा केवल घरों से ही निकलता होगा। सोचिए कि संपूर्ण देश के घरों, कारखानों और बाजार आदि का कूड़ा एक कितनी बड़ी समस्या है। तो बच्चों ये बहुत ही बड़ी समस्या है, जो कचरे का समस्या है बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे छुटकारा पाने के लिए, इसके निदान हेतु हमें आवश्यक प्रयास करना जरूरी है। सारणी 15.1 में भिन्न भिन्न स्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ की सूची बनाइए। सारणी 15.1 में यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, जैसे कि घर, पाठशाला, बाजार, होटल, अस्पताल, कारखाना। तो ये स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, घरों से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। अपने पाठशाला से यानी कि स्कूल से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका नाम लिखना है। बाजार में जब जाते हैं तो कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका नाम लिखना है। होटल से जो भी कचरे निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। अस्पताल से जो कचरे निकलते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और कारखाना से, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनसे कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर सारणी 15.1 को आपको कंप्लीट करना है, ये सारणी को, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये आज आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारे घरों से कौन कौन से कचरे निकलते हैं, धूल निकलते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके निकलते हैं, पॉलीथीन वगैरह निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कचरों का नाम लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों का नाम लिखेंगे, बाकी का भी। प्रायः यह देखा जाता है कि इन अपशिष्ट पदार्थों को लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों के कारण होने वाले दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट में है वायु, जल व भूमि प्रदूषित होती है। यहाँ वहाँ हम जो कचरे फेंक देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, वायु भी प्रदूषित होता है, जल भी और भूमि भी प्रदूषित होती है। इसी प्रकार से है सेकेंड नंबर पे, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, पेचिश होती है और अन्य बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि पीलिया, चर्म रोग, इस प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। वातावरण की सुंदरता नष्ट हो जाती है। जो हमारा वातावरण की सुंदरता होता है, ये पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है इन कचरों के कारण। इस वजह से वातावरण की सुंदरता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। आजकल सभी गांव और शहर कूड़े के प्रबंधन यानी कि निपटान की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम कचरे के निपटाने के लिए ऐसे तरीके सोचें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। वह गांव, शहर को भी साफ सुथरा बनाए रखें। सोचिए, कचरे के निपटान में आप समुदाय की सहायता कैसे लेंगे। तो बच्चों आजकल दैनिक जीवन में क्या चल रहा है बच्चों, देखते हैं कि कचरों का निपटान किस प्रकार से किया जा रहा है। सरकार द्वारा यह प्रयोजन चलाया गया है कि घरों घरों में जो कचरे बाल्टी होते हैं उनको दिए गए हैं, है ना, बाल्टियां बांटी गई हैं, कचरे के डिब्बे बांटे गए हैं, ताकि उसमें गीले कचरे अलग और सूखे कचरे अलग रखे जाएं और उनका भी इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है कचरों का निदान पाने के लिए, कचरों से निदान पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, कचरों में फेंकी जाने वाली चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका विघटन आसानी से हो जाता है, जैसे सब्जी तथा फलों के छिलके,
कागज, गत्ता आदि। इन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, विघटन हो जाती है बच्चों, इनका विघटन हो जाता है। ये जब मिट्टी में जाते हैं तो इनका विघटन हो जाता है ना, ये भी मिट्टी बन जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जबकि प्लास्टिक, धातु, कांच, सीमेंट आदि का प्राकृतिक तरीके से अपघटन नहीं हो सकता या बहुत ही धीरे धीरे होता है। इन्हें जैव अनिम्नीकरण करणीय पदार्थ कहते हैं, है ना, जिनका बच्चों अपघटन नहीं हो पाता है। यदि हम प्लास्टिक को, धातुओं को, है ना, धातु के अंतर्गत जैसे लोहे आ जाते हैं, एल्युमिनियम, स्टील, बहुत सारे धातु आ जाते हैं। तो यदि उनको हम मिट्टी में, यानी कि गड्ढा खोद दिए भूमि में और हम डाल दिए और ऊपर से मिट्टी को डाल देते हैं, तो क्या होगा, कांच को, सीमेंट को, ये सब हम जब डालते हैं तो ये मिट्टी में अपघटित नहीं हो पाते हैं, है ना। जैसे कि फलों के छिलके को डालते हैं, कागज को, तो ये क्या होते हैं, मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं, ये मिट्टी बन जाते हैं। पर जो ये प्लास्टिक है, कांच है, धातु है, सीमेंट है, ये सभी मिट्टी नहीं बन पाते, ये नहीं गलते हैं मिट्टी में, ये नहीं अपघटित होते हैं। तो इनका अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए यह बहुत धीरे धीरे ही होता है। इन्हें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। आइए क्रियाकलाप करके देखें कि कूड़े में पाई जाने वाली इन वस्तुओं के अपघटन में कितना समय लगता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्रियाकलाप 1 करके देखेंगे कि किस प्रकार से जो कूड़े में पाई जाने वाली इन वस्तुओं के अपघटन में कितना समय लगता है जब इनका अपघटन होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आवश्यक सामग्री में हम लेंगे फलों व सब्जियों के छिलके लेंगे, कांच के टुकड़े लेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ, गत्ते व कागज के टुकड़े, बड़े गमले और फावड़ा लेंगे, है ना। आप 1 फुट लंबे, 1 फुट चौड़े व 1 फुट गहरे 4 गड्ढे ऐसे स्थान पर खोदें जहां आसानी से अवलोकन किया जा सके, या आप 4 बड़े गमले भी ले सकते हैं और इन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 नंबर दे सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग ऐसे जगह पे गड्ढा खोदना है जहाँ पर आप अवलोकन कर सकें, या गड्ढे की जगह पे आप लोग गमले भी ले सकते हैं, है ना। 4 गमले ले सकते हैं और उसमें आप लोग इन क्रियाकलाप को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारणी 15.2 के अनुसार सभी गड्ढों में अलग अलग चीज़ें डालकर मिट्टी भर दें और थोड़ा पानी छिड़क दें। 2 सप्ताह बाद इन गड्ढों को खोदें और उन चीज़ों का अवलोकन करें। कितने सप्ताह बाद बच्चों? 2 सप्ताह बाद हमें गड्ढे को खोदना है और खोदे हुए गड्ढे को देखना है कि उन चीज़ों का अवलोकन हमें करना है देखकर, जिन्हें आपने पूर्व में गड्ढों में डाल रखा है। उनकी अपघटित अवस्था को ध्यानपूर्वक देखें। जो अपघटित अवस्था होती है ना, कि कितनी मात्रा में वो अपघटित हुआ है वह पदार्थ, वह जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। और अवलोकन करने के बाद फिर से उन्हें गड्ढे में डालकर मिट्टी और पानी डाल दें। यही क्रिया 4 सप्ताह और 6 सप्ताह बाद पुनः दोहराएं तथा अपने अवलोकन को सारणी 15.2 में लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को पता है कि आवश्यक सामग्री में हमें कौन कौन से चीज़ें लेना है ना। इसमें अपघटित होने वाले और जो अपघटित नहीं होते हैं उन दोनों पदार्थों को हमें लेना है। जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके को लेना है, फलों के सब्जियों के छिलके, और कांच के टुकड़े लेना है, प्लास्टिक की थैलियाँ लेना है। और आप सभी को पता है बच्चों कि जो कांच के टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ होते हैं, ये अपघटित नहीं होते हैं, है ना। और यहाँ पर कागज़ के टुकड़े भी लिए हैं जो कि अपघटित होते हैं, और बड़े गमले लिए हैं और फावड़ा लिए हैं ताकि मिट्टी को डाल सकें, ठीक है। और हमें क्या क्या करना है, इसमें 4 गमले ले लेना है। मान लो हमें प्रैक्टिकल के लिए हम 4 गमले ले लेते हैं, या फिर हम 1 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े हम 4 गड्ढे खोद लेते हैं, ठीक है। इसमें हम इन पदार्थों को डालेंगे। एक गड्ढे में हम फल के छिलके डालेंगे, एक गड्ढे में हम सब्जियों के छिलके को डाल सकते हैं, या फल या सब्जी के छिलके को हम एक साथ डाल सकते हैं। एक गड्ढे में हम कांच के टुकड़े डालेंगे, एक गड्ढे में प्लास्टिक की थैलियाँ डालेंगे, और एक गड्ढे में
गत्ते व कागज के टुकड़े को डालेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पानी थोड़ा छिड़क देंगे उस पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थों को डालने के बाद, और गड्ढे को मिट्टी से फिर से ढक देंगे। और 1 सप्ताह बाद, है ना, या 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद हम इन गड्ढों को खोदेंगे। और खोदने के बाद हम देखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे कि कैसा अवस्था है, कौन सा कितनी मात्रा में गला है, तो उसकी स्थिति को हमें लिखना है सारणी में, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे, जब हम देखेंगे उसके बाद फिर से थोड़ा पानी डालकर और फिर से गड्ढे को मिट्टी से ढक देना है। और फिर से हमें अवलोकन करना है कि क्या वह 2 से 3 सप्ताह में पहले हम देखे थे, फिर उसके बाद में हमें कितने सप्ताह बाद देखना है, पुनः 4 से 6 सप्ताह बाद देखना है। यह फिर से दोहराएंगे और देखेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है जो जिसका अपघटन हो रहा है, और कौन से अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन नहीं हो पा रहा है, या कौन सा अपशिष्ट पदार्थ धीमे हो रहा है। इन सभी को अवलोकन करके हम सारणी में लिखेंगे। बच्चों ये बहुत ही इजी है, ये इनको आपको घर में करना है, ठीक है। गड्ढे खोद लेना है अपने घर के आंगन में, जहाँ पर आप, या फिर आप गमले ले सकते हैं, है ना। अगर ये व्यवस्था नहीं है गड्ढे खोदने का तो आप लोग गमला ले लीजिए और इन पदार्थों को डालिए, और उनकी अवस्थाओं को आप लोग प्रैक्टिकल करके बताइए कि कौन कौन से सप्ताह में कैसी स्थिति होती है गलने की, अब विघटन होने की, है ना, किसका कौन विघटित हो रहा है, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ विघटित नहीं हो रहा है, उसको बताएंगे। तो ये सारणी भी आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये 2 सारणी को आपको बताना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ठीक है बच्चों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।